हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेडिक्विज हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है एमसीक्यू सेशन। ये इसका फर्स्ट एपिसोड है। आपके फ्यूचर एग्जाम प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एयरबोर्न? ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि कौन सी डिजीज है जो कि हवा से फैलती है, एयरबोर्न है। इसमें पहला ऑप्शन है वायरल कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वाइड स्प्रेड भी होता है। जो आपके आई के आईलिड के नीचे का पार्ट है, जो आपका वाइट पार्ट ऑफ द आई है, वो पूरा का पूरा पिंक हो जाता है। इसमें पिंक आई भी बोलते हैं। ये स्पेशली फैलता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ये एयरबोर्न नहीं है। जैसे अगर वहाँ के पेशेंट के फ्लूइड है, आई का फ्लूइड है, उसका डायरेक्ट सिक्रेशन से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये फैलता है, एयरबोर्न नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो फीको ओरल रूट से फैलता है, कोई कंटेमिनेटेड फ्लूइड या फूड, ये ऐसा कुछ खाने से ये फैलता है। ये एयरबोर्न नहीं है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, इसका बैक्टीरिया है जिसके द्वारा डिप्थीरिया फैलता है। ये डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, एयरबोर्न नहीं है। डिप्थीरिया का लिए एक नॉलेजेबल टिप्स है कि इसमें एक टॉक्सिन होता है जो इसका बैक्टीरिया रिलीज़ करता है, जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, जैसे कि अपने ट्रेकिया है, एल्यूलाई है, ये इसके आसपास में एक सीक्रेशंस कलेक्ट करके इनकी कवरिंग कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को फ्यूचर में सांस लेने में, स्वालो करने में, निगलने में बहुत समस्या आती है। अगर ये टॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है अगर, तो हार्ट, नर्व, इन सबको डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है मिजल्स। मिजल्स आपके, जिसको हम रूबियोला भी बोलते हैं, ये डायरेक्टली एयरबोर्न इन्फेक्शन है। कोई पेशेंट के कांटेक्ट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भी हम उस एरिया के या उस इन्वायरमेंट में आसपास जाते हैं जहाँ पर ये कोई पेशेंट वहाँ से गुजरा है, अगर वो उसने एयरबोर्न ड्रॉपलेट भी छोड़े हैं, उससे भी हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो राइट आंसर इज मिजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉज अ हाइटर हर्निया? हाइटल हर्निया होता क्या है? हाइटल हर्निया एक्चुअली होता है अपने स्टमक जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर ऊपर की तरफ आ जाता है, प्रोट्रूड होता है। या हाइटल हर्निया को ये कहेंगे कि स्टमक का पार्ट इसोफेगस के अंदर आ जाना, अपने इंट्रा थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो ये पूछा गया है कि किस कंडीशन में ऐसा होता है। पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ऐसा नहीं, अगर इंट्राथोरेसिक का प्रेशर होगा तो कोई चीज़ नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। सेकंड ऑप्शन वीकनेस ऑफ द इसोफेजियल मसल। इसोफेजियल मसल के वीकनेस होने से भी कोई चीज़ ऊपर आ सकती है, नो डाउट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है बिल्कुल ही। इंक्रीज इसोफेजियल मसल प्रेशर, उसमें भी कोई इसोफेजियल मसल के प्रेशर में वीकनेस या इंक्रीज होने की वजह से कभी भी स्टोमक उसके अंदर प्रोट्रूड या ऊपर की तरफ नहीं होगा, अपरवर्ड मोमेंट नहीं होगा। फिर है वीकनेस ऑफ द डाइफ्रैग्मेटिक मसल। बिल्कुल, डाइफ्रैग्मेटिक मसल अपने जस्ट लंग्स के नीचे, प्लूरा के नीचे होती है, वो उसको प्रिवेंट करती है ऊपर आने से। अगर वो मसल वीक है तो स्टोमक कोई और वजह से ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगा और अपवर्ड मूवमेंट होते हुए इसोफेगस की तरफ एंटर करेगा और इंट्राथोरेसिक कैविटी में जाएगा। तो राइट आंसर इज वीकनेस ऑफ द डाइफ्रैटिक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर प्रोड्यूसेस अ परमानेंट स्कार? कौन सा इम्यूनाइजेशन है जो आपको एक परमानेंट स्कार दे जाता है? अपन ने बचपन में भी बहुत बार देखा होगा कि अपने से बड़े माता पिता या और भी बहुत सारे जानजनों के, कि लेफ्ट हैंड पे आपने कुछ स्कार देखे होंगे अपर साइड में, जहाँ ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल होती है, कि ये कौन सा स्कार है, क्या है। वो एक इम्यूनाइजेशन का प्रोसीजर था। पहले और थोड़ा ज़्यादा टफ होता था, आजकल और इजी हो गया है, तो थोड़ा कम है, लेकिन स्कार ज़रूर होता है। उस स्कार के ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ नहीं करना, तो वो अपना आप ही इन्फ्लाम्ड होकर हील होकर ठीक हो जाता है। तो वो जो परमानेंट स्कार है वो एक ही इम्यूनाइजेशन प्रोसेस से होता है, वो है बीसीजी। बाकी डीपीटी, मीजल वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से ऐसा नहीं होता है। तो राइट आंसर इज बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर अ सीए प्रोस्टेट? सीए बोले तो कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के कैंसर के अंदर आप कौन सा सर्जिकल इंटरवेंशन यूज लेंगे है? पहला ऑप्शन दिया है बाइलेटरल ऑर्चिएक्टमी। ऑर्चिएक्टमी या ऑर्चिडेक्टमी एक ही होता है। टेस्टिकल को रिमूव करना यूनिलेटरल या बाइलेटरल ऑर्चिडेक्टमी कहलाता है। रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, रेडिकल का मतलब होता है उसके आस पर्टिकुलर ऑर्गन को तो हटाना ही हटाना, उसके आसपास के लिम्फ नोड, जो भी मसल टिश्यू जो भी इन्वॉल्व, उन सबको हटा देना, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहलाता है। जैसे एमआरएम होता है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, जब ब्रेस्ट के आसपास के लिम्फ नोड सबको हटा दिया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के दौरान, तो उसको रेडिकल मास्टेक्टमी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, टीयूआरपी, ये सही आंसर नहीं है। फिर है टीयूआरबीटी,
जो ब्लैडर का ट्यूमर होता है उसको जो निकालने के लिए प्रोसेस यूज होता है उसको TURBT कहते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ऑफ ट्यूमर। तो राइट आंसर इज बी, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्स ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एंटीबायोटिक थेरेपी को भी बोलते हैं और अपने जनरली जो अपने बेसिक नॉलेज में यूज़ होती है कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंट में यूज़ ली जाती है। तो कैंसर पेशेंट के लिए अपन यहाँ समझेंगे, इस क्वेश्चन में पूछना यही चाह रहा है एग्जामिनर कि गोल ऑफ कीमोथेरेपी। तो पहला ऑप्शन दिया क्योर, किसी भी चीज़ को क्योर करना, ठीक करना, तैयार करना। सेकंड ऑप्शन पेलिएशन, पेलिएशन का सीधा सा कंसेप्ट है पेन से, पेन ऐसा पेन जो बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज पे हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पेन है, अब उनको आप ट्रीट प्रॉपर कर पाओ नहीं कर पाओ डजेंट मैटर, बट उसको पेन रिलीव किया जाए। नेक्स्ट कंट्रोल, किसी भी चीज़ को बढ़ने से रोकना, उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो कीमोथेरेपी का रोल ये तीनों ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फूड आइटम इज रेस्ट्रिक्टेड इन रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के अंदर हम कौन सा फूड आइटम रेस्ट्रिक्टेड देते हैं? फैट अपन दे सकते हैं, विटामिन्स दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, उनमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती। देने को अपन प्रोटीन भी दे सकते हैं, लेकिन प्रोटीन की वजह से GFR बढ़ता है। तो आपने देखा भी होगा, बहुत सारे आपने पढ़ा भी होगा कि प्रोटीन यूरिया ज़्यादा होता है जब भी CKD होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वगैरह, प्रोटीन यूरिया ज़्यादा होता है। इसकी वजह से GFR बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा तो किडनी पे प्रेशर बढ़ेगा और डैमेज ज़्यादा होगी। सो राइट आंसर इज प्रोटीन। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज किरेटोमीटर, ये आपके कॉर्नियल लेंथ को चेक करता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर नहीं। ऑप्थेल्मोस्कोप, ये आपके रेटिना, विट्रस चैम्बर, इन सब के फ्लैशनेस को चेक करने के लिए यूज होता है, ये भी इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक नहीं करता है। गोनियोस्कोप, ये आपके आइरिस और कॉर्निया के एंगल को चेक करता है, इसको आइरिस इरिडो कॉर्नियल एंगल भी बोला जाता है। तो ये अपने ग्लूकोमा वगैरह के डिजीज़ को चेक करने के लिए गोनियोस्कोप यूज़ होता है। नेक्स्ट है टोनोमीटर, ये आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक करता है, तो राइट आंसर इज टोनोमीटर। नेक्स्ट, द फ्लैंक पेन एंड फीवर इज द इंडिकेशन ऑफ विच नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वही जो आपके हॉस्पिटल के दौरान बहुत सारे मरीजों में देखा मिलता है, एक दूसरे से फैलता भी है। तो बोला गया है कि फ्लैंक पेन होता है और फीवर होता है, तो वो कौन सा नोजोकोमियल इन्फेक्शन है? फर्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक्चुअली फ्लैंक पेन होता क्या है? फ्लैंक पेन होता है अपने रिब्स के नीचे और अपना जो इलियम है उसके ऊपर, इन दोनों के बीच का पेन, मतलब किडनी के आसपास का पेन, एनाटॉमिकली देखा जाए तो किडनी के आसपास का पेन को फ्लैंक पेन बोलते हैं। और फीवर यानी बुखार, पायरेक्सिया। फर्स्ट ऑप्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर फ्लैंक पेन होता है, बुखार होता है, सब हो सकता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के अंदर बिल्कुल फीवर हो सकता है, लेकिन फ्लैंक पेन होगा कुछ नहीं कह सकते। न्यूमोनिया, इसमें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ या लंग्स रिलेटेड इश्यूज आएंगे, फीवर हो सकता है, फ्लैंक पेन होगा, इसका एग्जैक्ट नहीं कह सकते। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, वो कहीं भी कैसे भी हो सकता है, फ्लैंक पेन नहीं कह सकते, उसके इन्फेक्शन से फीवर आ सकता है। तो राइट आंसर इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि किडनी से रिलेटेड है, यूरिथ्रा से रिलेटेड है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ड्रग ऑफ चॉइस इन आइसोनियाजाइड टॉक्सिसिटी। आइसोनियाजाइड एक ड्रग है जो अपन ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में डोट्स सिस्टम के तहत देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट सर्विस डोट्स होता है। इसका एक फॉर्मूला भी है पेरिस, जिसको आप याद करते होंगे, P फॉर पायरिनाजिनामाइड, E फॉर इथाम्बुटाओल, R फॉर रिफाम्सिड, I फॉर आइसोनियाजाइड एंड S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अगर आइसोनियाजाइड ड्रग्स की वजह से कोई टॉक्सिसिटी होती है तो उसके दौरान आप क्या एंटीबायोटिक देंगे, कौन सी ड्रग यूज़ में लेंगे? तो राइट आंसर इज पायरिडोक्साइन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप फ्यूचर एग्जाम के हिसाब से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी है? हमेशा याद रखें, असेसमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर आप असेस ही ठीक नहीं करेंगे पेशेंट का, तो बाकी सब चीज़ें तो वैसे ही फेल हो जानी है। तो आप पेशेंट को अगर प्रॉपरली असेस करते हैं तो असेसमेंट के बाद ही उसका अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं और उन प्लानिंग को अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज असेसमेंट, आंसर इज बी। ये आज हमने 10 क्वेश्चन करे हैं, आप इनको अच्छे से देखें, आपके फ्यूचर एग्ज़ाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और भी हम इस तरह के MCQ लाते रहेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ही बनाएंगे हम, ज़्यादा लंबे चौड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, ताकि आप इजीली देख सकें, आप स्पीड के साथ भी देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हम इसमें और इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।